Live on Facebook. I think it is going live now. Okay. Okay, this is fine. Baldev Ade sir. Sir. Welcome. ठीक है, अभी चालू करते हैं. Now we are also on Facebook. The people who will try to join on Sanvidhan page, they can see our live video. Okay. तो माफी चाहूंगा विजय मानकर सर जी आपसे. नहीं, मुझे आपको सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि टेक्निकल ग्लिच इधर से भी था. So and so sorry to all the people who are connected. So it is a major inconvenience for all the people. Yes. But India requires science and technology. This proves this. That we have to be well versed in science and technology. So anyhow, sorry for the inconvenience. We can start the conversation now. Yes sir. जैसे कि सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि संविधान जागरूकता मंच क्या है इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में मैं मानकर सर आपसे आपको बताना चाहूंगा कि संविधान जागरूकता मंच ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो संविधान के ऊपर उसका अटूट विश्वास है. और हमने महाराष्ट्र में सारे जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इसका नेटवर्क किया हुआ है. सब लोग संविधान जागरूकता मंच से जुड़े हुए हैं और काफी अच्छा प्रबोधन हो रहा है. खास करके जो संविधान को मानने वाले लोग हैं वो इनसे जुड़े हुए हैं. तो इस माध्यम से हम लोग चर्चा करते रहते हैं, संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाते रहते हैं. और इसी विषय को लेकर के हमने सोचा कि देश में जब नई एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है तो उसके ऊपर भी हमारे माध्यम से कोई चर्चा हो. और हमने जब बलदेव वाड़े सर से इस बात का डिस्कशन किया तो उन्होंने कहा कि इस विषय के लिए मानकर साहब के अलावा और कोई दूसरा अच्छा व्यक्ति हो नहीं सकता जो हमें इस नई शिक्षा नीति के ऊपर बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर सके. इसलिए प्रमोद बंसोड़ जी के सहकार्य से हम आप तक पहुंच पाए और ये हम लोग आज जूम और फेसबुक लाइव के माध्यम से ये कर पा रहे हैं. तो सर मैं आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन भी करना चाहूंगा क्योंकि जो व्यूअर्स रहेंगे उनको आपके बारे में, वैसे तो आप जो है किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी आई वुड लाइक टू से फ्यू वर्ड्स अबाउट यू. धीमान विजय मानकर साहब, he is a staunch Ambedkarite philosopher, researcher, writer, intellectual of international repute, and many more adjectives and titles that can be prefixed before the name of highly learned and wisdomed personality who actually needs no introduction. तो विजय मानकर साहब जो कॉस्मो ह्यूमैनिटेरियन के संशोधक भी है और प्रवर्तक भी है और आज जो है वो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष है. बहुत सारा सोशल वर्क पूरे देश भर में ये करते आए हैं और बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी. अगर मैं किताबों का जानकारी दूं तो शायद उसमें 10-15 मिनट चले जाएंगे, इसलिए मैं अपना ये जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ही ब्रीफ रखना चाहूंगा ताकि हमें ज्यादा सब्जेक्ट पर बात करने के लिए समय मिले. तो सर आज का जो अपना विषय है वो प्लीज ये विषय जो है ये राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति 2020 की परिपूर्णता, उपयोगिता, प्रभावशीलता और कार्यान्वयन में संभावित रुकावटें और चुनौतियां, ये आज के अपने विषय का टाइटल है. तो सर हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो 4 चीजें हमने इस विषय में रखी है उसके ऊपर आप थोड़ा जो बैकग्राउंड है इसका पूरे परिप्रेक्ष्य में वो बताने का कष्ट करें ताकि एक मूड फॉर्म हो इस शिक्षा नीति के प्रति. जैसे कि परिपूर्णता क्या है इस नए बिल की, नया जो शिक्षा नीति है इसकी क्या परिपूर्णता है, क्या वो सही में परिपूर्ण है, क्या इसमें और कुछ चीजें लाना जरूरी है, इस पे बात कर सकते हैं. इसकी उपयोगिता, यूटिलिटी,
यूटिलिटी में हम ये जानना चाहेंगे कि आज तक के बहुत सारे जो शिक्षा नीति आई है उसके ऊपर भी काम हुआ है और वो कार्यान्वित भी हुई है, मगर हर नीति जो है पूरी तरह से 100% सक्सेस नहीं मिला है। तो क्या ये नीति उतनी उपयोगिता रख पाएगी कि हमारे जो एक्सपेक्टेशन है, अपेक्षाएं हैं, उस पर वो खरा उतरे। तीसरा है इसका इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता। तो ये कितनी प्रभावी रहेगी आने वाले समय में, इस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, इसका इम्प्लीमेंटेशन का कार्यान्वयन, ये भी बहुत जरूरी है। पॉलिसीज बहुत आती है मगर कार्यान्वयन में कहीं ना कहीं वो हर एजुकेशनल पॉलिसी आज तक का देखा गया है कि फेल होते हुए आई है। तो क्या ये नए नीति को भी फेल होने की कोई संभावना है, या इसका सक्सेस रेट बाकी एज कंपेयर टू ओल्डर पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन इसका रेट ज्यादा रहेगा? ये भी हमें चर्चा इस विषय में कर सकते हैं। और आने वाली जो रुकावटें हैं कार्यान्वयन में, आने वाली रुकावटें और जो चैलेंजेस है, चुनौतियां है, वो क्या क्या रह सकती है, ये सारे संदर्भ में हमें आपसे जानकारी की अपेक्षा है और उम्मीद है कि आपसे हमें बिल्कुल सही और सटीक जानकारी मिलेगी और उसका फायदा आपको सुनने वाले सारे दर्शकों को आज मिलने वाला है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो ओवर टू यू सर, you can start. Thank you. You see, we can discuss upon the implementation part and you see the outcomes. When actually you see this policy is started being implemented, probably yes, from you see this or next you see financial year, academic year, because you see this year you see some corona lockdown. Due to corona lockdown you see there is a lot of distress, क्योंकि corona lockdown में बहुत सारा डिस्ट्रेस है, बहुत सारी चीजें जो है वो स्टेलमेट में है, इसलिए इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इसका जो है अगले साल से थोड़ा थोड़ा शुरू होगा। तो इम्प्लीमेंटेशन के इश्यू पर हम बात करेंगे। वैसे इसमें इम्प्लीमेंटेशन के भी प्रोविजंस है, मल्टीपल कमीशंस एंड कमिटीज एंड एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस बनाई हैं और अंडर यूसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो अभी एचआरडी मिनिस्ट्री है, उसके अंदर में जो है ये सारा जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होगा। फिर इसमें बजटरी प्रोविजंस की भी जो है वो बातें की गई, जो सबसे क्रूशियल होता है, जो 6% ऑफ द जीडीपी और 20% ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट एक्सपेंडिचर। तो ये भी बातें जो है इसमें कही गई है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आज हम इसको एग्जैक्ट नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो बाकी नीति है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया है, 66 पेजेस में लगभग जो है ये जो है आती है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो वो पार्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया है, इसको हम आप व्हाइट पेपर मान सकते हैं। इसके आधार पर जो है अभी बहुत सारा जो है वो सप्लीमेंट्री लॉज बनेंगे या प्रिवेलिंग लॉज में अमेंडमेंट होंगे। और जैसे हम सब जानते हैं कि कस्तूरी रंगन कमीशन जो है उसकी रिपोर्ट पिछले साल 2019 में आई और उसके बाद में जो है इसका एक कंसिडरेशन गवर्नमेंट लेवल पर हुआ, कुछ लोगों के सिटीजन्स के ओपिनियन भी बुलाए, उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको जो है वो एक्सेप्ट किया इस ड्राफ्ट को और इस पर अभी काम होगा आगे। देखिए ये जो शिक्षा नीति हम सब जानते हैं कि 1986 में शिक्षा नीति एक आई थी इंडिया के अंदर में, उसके बाद ये 21st सेंचुरी की फर्स्ट शिक्षा नीति है। तो लगभग 34-35 साल बाद जो है ये शिक्षा नीति भारत में आ रही है। अब इसमें 2 पॉइंट्स है जिसको मैं मेजर तौर पे कहना चाहूंगा। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पहली बार इंडिया में जो है वो होने जा रही है और इस लिहाज से मैं इसमें से कुछ बहुत सारी अच्छी बातें भी है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे मेजर वीकनेसेस है जो ये पूरी नीति को जो है वो खराब कर सकती है। तो ये दोनों पहलुओं को जो है मैं क्लियर करके जो है वो आप लोगों को बताना चाहूंगा। पहला, मैं इसके कुछ अच्छे पॉइंट्स जो है आपको बताना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि हमको ओवर क्रिटिकल नहीं होना चाहिए हर बातों में, कभी कभी हम ओवर क्रिटिकल होते हैं। तो इसलिए मैं पहले कुछ अच्छी बातें बता देता हूँ, उसके बाद में फिर जो है इसकी जो मेजर लूप होल्स है जो ये पूरी नीति को खराब कर सकते हैं उस पर मैं बात करूंगा। अगर मैं इसके अच्छे पॉइंट्स को कहूं तो पहली बार जो है भारत के अंदर में ये बात क्लियरली ये शिक्षा नीति कहती है कि एजुकेशन इज अ पब्लिक गुड और प्राइवेटाइजेशन को डिस्करेज करना चाहती है, एटलीस्ट ऑन पेपर जो है ये नीति में ये इसका उल्लेख है। दूसरी बात जो है, इसको कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रिंसिपल्स को, वैल्यूज को, ह्यूमन राइट्स का कहीं ना कहीं इसमें उल्लेख है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो कुछ गोल्स है उसका कुछ जो है वो इसमें मिनिमम उल्लेख है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 जो है ये जो है वो 5334 यानी जो है 3 साल से लेके 18 साल तक जो एज ग्रुप डेवलप होता है, जिसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड कहते हैं,
उसको ध्यान में रखिए 5 years, 3 years, फिर 3 years and 4 years जो है 3 साल से 18 साल तक के कैसा डेवलपमेंट होगा, फाउंडेशन स्टेज क्या होगा, प्रिपरेटरी स्टेज क्या होगा, मिडिल क्या होगा, हाई क्या होगा, इसके विषय में जो है एक साइंटिफिक जो है वो आउटकम की बात कर रही। इसमें फर्स्ट टाइम जो है वो क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो लर्निंग आउटकम्स की बात की गई है। जो लर्निंग आउटकम्स जो है आज तक हम लोगों ने लर्निंग आउटकम्स पर जो है वो ध्यान नहीं दिया। इसके साथ में जो है टीचर्स को लेकर जो है टीचर्स एजुकेशन, टीचर्स ट्रेनिंग, टीचर्स कैरियर मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट का प्रोविजन इसके अंदर में जो है वो रखा गया है। फिर इसके साथ में जो है वो हायर एजुकेशन की यदि मैं बात करूं तो 100 फॉरेन यूनिवर्सिटीज को वेलकम किया गया है अब्रॉड की, और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की जो है इसमें बात की गई है। देन 6% ऑफ द जीडीपी इसमें स्पेंड किया जाए प्रोग्रेसिवली, और 20% ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो स्पेंड किया जाए, ये इसके अंदर में जो है वो बात की गई है। हायर एजुकेशन मल्टी डिसिप्लिनरी हो, इसकी बात की गई है। यूनिवर्सिटीज को जो है वो 300 यूनिवर्सिटीज केवल कॉलेजेस एक यूनिवर्सिटी में हो, इसकी इसमें बात की गई है। और बैकवर्ड एरियाज में, बैकवर्ड जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वैसे स्पेशल एजुकेशनल जोन्स होने चाहिए, इसकी बात जो है वो इस नीति में की गई है। और जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 30-35 तक पूरा कंप्लीट करना है, इसके विषय में इसमें स्पेशल कहा गया है। इंक्लूडिंग द अडल्ट इलिटरेट्स को भी इसमें लाना, ये बात की गई है। ये इसकी कुछ बहुत सारी जो है वो अच्छी अच्छी बातें हैं। जो सोशली एंड एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली जो डिप्राइव्ड ग्रुप्स है उनके लिए कुछ अफर्मेटिव जो है सपोर्टिव बातें इसके अंदर में की गई है। ये इसकी मोटी मोटी बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो मैंने आपको बताई है। अब मैं इसके अगर लूप होल्स बताऊं, अगर मैं लूप होल्स कहना चाहूं, अगर आप इसमें कुछ क्वेश्चन ऐड करें तो अच्छा है, अदरवाइज मैं लूप होल्स के कुछ मोटे बात बताता हूं, फिर उसके बाद में मैं हो सकता है कि हम कन्वर्सेशन में जाएंगे। मैं इसके मेजर लूप होल्स आपको बताना चाहूंगा। ये तमाम अच्छी बातें इस शिक्षा नीति में होने के बावजूद, इवन पीडागोगिक जो मेथड साइंटिफिक हो, इसकी बात इसमें की गई है। करिकुलम में इनोवेशन होना चाहिए, ये इसमें बात की गई है। ऑटोनॉमी इन पीडागोगी एंड करिकुलम भी होगा यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस लेवल पे, ये इसमें बात की गई है। लेकिन यदि हम आने वाले 50 साल का सिनारियो देखते हैं और इंडिया और वर्ल्ड को यदि हम देखते हैं कंपैरेटिव वे में, और यदि हम ये मानते हैं कि भाई इंडिया एज अ कंट्री वर्ल्ड में एक डेवलप्ड नेशन बने, एक प्रॉस्परस नेशन बने, एक साइंटिफिक एंड जो है वो टेक्नोलॉजिकल नेशन बने, और एक ह्यूमैनिटेरियन नेशन बने, और फिर जो है वो वर्ल्ड लेवल में वो कंट्रीब्यूट करे, तो मैं समझता हूं कि इसकी 5-6 ऐसी मेजर वीकनेसेस है ये जो पूरी नीति को खराब कर सकती है। तो क्या मैं अभी इसको इंट्रोड्यूस करूं या ये नीति जो वीकनेसेस है इसको हम बाद में बात करें? सर मैं चाहूंगा कि वीकनेसेस जो है वो थोड़ा सा हम लोग बाद में देखते हैं। या थोड़ा प्लीज। सा अपन जो है एजुकेशन को और बेहतर तरीके से समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि एजुकेशन जो है वो किसी भी देश के उन्नति का, प्रोग्रेस का और यानी उसकी उन्नति हो, इसका आधार मूल जो है वो शिक्षा है। इसीलिए इसके ऊपर बहुत ज्यादा थॉट जाना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। तो हम एजुकेशन एज अ टूल ही इसको क्या समझते हैं ये भी जरूरी है। जैसे कि एजुकेशन ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि जब हम लोग ये नए पॉलिसी की तरफ देखते हैं तो एजुकेशन जो ये वर्ड है इसमें 4 चीजें इंक्लूड है। वो ये है कि एजुकेशन फॉर ऑल, ये एक चीज। दूसरी चीज इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल, सिर्फ एजुकेशन ही पर इक्वल होना चाहिए, ये दूसरी चीज होनी चाहिए। फिर इक्वल होते होते उस एजुकेशन की क्वालिटी भी जो है वो इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एजुकेशन तो सभी को मिल रहा है, उसमें इक्वालिटी भी बहुत हद तक दी गई है, मगर क्वालिटी वाइज अगर कहीं पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो भी इक्वालिटी हैम्पर हो रही है। और चौथा जो मुद्दा है यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल एजुकेशन फॉर ऑल। आज सिर्फ देश में किस तरह की शिक्षा दी जाए ये जरूरी नहीं है, पर इंटरनेशनली उसका इस शिक्षा नीति का, अपने एजुकेशन का क्या सिनेरियो टोटली रहेगा, इंटरनेशनल तौर पे, प्लेटफॉर्म पे हमारा स्टैंडर्ड क्या रहेगा, ये भी बहुत जरूरी बात है। उस परिप्रेक्ष्य में आप एजुकेशन को कैसा देखेंगे आज इस नीति देखिए, ये चारों बातें जो आपने कही, एजुकेशन फॉर ऑल, यू सी एसेस इन एजुकेशन फॉर ऑल, एंड क्वालिटी एंड इक्वालिटी इन एजुकेशन जो है,
ये तो बातें जी यूनेस्को ने बोली है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में है, और डेलारस कमीशन जो बना था, दैट इज द एजुकेशन फॉर 21st सेंचुरी एंड द थर्ड मिलेनियम। ये जो कंसेप्ट आई थी, ये तमाम कंसेप्ट से जो एजुकेशन की वर्ल्ड लेवल पर यूनेस्को में, यूनाइटेड नेशंस में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आई हैं। उस लिहाज से ये जी नीति एटलीस्ट ऑन द पेपर इन बातों को मानती है। फिर मैं वीकनेसेस पर बात नहीं करूंगा, जब वीकनेसेस में जाएंगे तब हम इसके रिजल्ट को देखेंगे, तो शायद ये रिजल्ट ना आ पाए, लेकिन ऑन पेपर ये नीति मानती है इस बात को। जी। और दूसरा ये, मैं अभी आपसे रूबरू होना था, इसलिए मैंने आपके सामने बोलना है, कुछ तो पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैंने काफी 1-2 वेबिनार भी अटेंड किए इस विषय के यस ऊपर। प्लीज। हाँ, और वेबिनार अटेंड करके मुझे ये पता चला, एक वेबिनार में मैंने ये सुना, कहाँ तक सही है गलत है मुझे ध्यान में नहीं है, मगर ऐसा कहा गया है कि ये जब कस्तूरी रंजन साहब ने जो टेबल किया इस बिल को, तब उसके बाद उसको सिर्फ 7 मिनट में उसको अप्रूवल दे दिया गया। वहां पे इस बिल के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं की गई। तो अगर बिल के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं की गई है, तो इसमें कुछ कमियां रहने की गुंजाइश रह सकती है क्या? ये मुझे पहले तो ये जो बात बोली गई कि 7 मिनट्स में एक्सेप्ट हुआ, ये सही नहीं है। देखिए, क्योंकि 2019 में ये जो रिपोर्ट आया कस्तूरी रंगन कमीशन का, और रिपोर्ट बनते वक्त भी काफी भारत के नागरिकों को ओपिनियंस माने गए, और ऐसा जो है उल्लेख है कि लगभग 1.5 लाख लोगों ने इसको अपना व्यू दिया है, वेरियस संस्थाओं ने और सिटीजन्स ने, और उसके बाद ही जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंसिडरेशन में आई हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक प्रोसीजर होती है, पहले तो मिनिस्ट्रीज में वेरियस जो है उनका इंटर मिनिस्टेरियल जो है वो स्टडी ग्रुप्स होते हैं, वो पहले उसको स्टडी करते हैं, उसके बाद में कैबिनेट के लेवल पर आता है, और फिर कैबिनेट के लेवल पर आकर जो है उसको अप्रूवल मिलता है। तो हो सकता है कैबिनेट में ये 7 मिनट वाली बात हो, लेकिन सरकार के लेवल पे 7 मिनट में इसको एग्री किया गया, ऐसा नहीं है। वो गवर्नमेंट की प्रोसीजर को ना समझने की वजह से ऐसा व्यू आया। ठीक है सर। इसके साथ साथ हमने ये देखा है कि इस नीति को जब रिकमेंडेशन बुलाए गए, सुझाव बुलाए गए, तो करीब करीब ऐसा कहा जाता है कि 2.5 लाख सुझाव वहां दिए गए। अब सवाल ये उठता है कि इन 2.5 लाख सुझावों में से कौन से सुझाव कमेटी ने माने और कौन से सुझाव रिजेक्ट किए, और सुझाव जो रिजेक्ट किए उसके क्या कारण है? क्या ये कमेटी ने बताया है या हमारे नॉलेज में है? और जो सुझाव लिए गए हैं उसका क्या कारण है? ऐसी कुछ सुविधा है जानने की कि जो सुझाव दिए जाते हैं, क्योंकि दिस इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर, ये एक प्रोसीजर है, सुझाव आने के बाद उन सुझाव पर विचार करना, एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना। मगर अगर रिजेक्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये जानने का हक हम लोगों को है जो हम सुझाव देते हैं। तो उसके डिटेल में यदि जाना है तो जो कमीशन है, कमीशन और जो गवर्नमेंट के लेवल पे ये जो स्क्रीनिंग आउट हुआ है, उसका डेटा आरटीआई में माना जाता है, या हो सकता है कि मिनिस्ट्री के जो वेबसाइट्स है उसमें भी जो है, वो कमीशन का जो वेबसाइट था उसमें कुछ चीजें पब्लिश होंगी, और यदि डिटेल चाहिए तो आरटीआई में ऑब्टेन करना पड़ेगा इसमें। ओके सर। तो इसका जो पार्ट अभी हमारे आगे है, जो इसको हम व्हाइट पेपर बोल सकते हैं, उससे हम समझ सकते हैं कि इसमें क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है, या क्या अच्छी बात है और क्या वीकनेसेस है, उस पर हम अभी बात करेंगे। लेकिन किसी को यदि डिटेल चाहिए तो वेबसाइट से ये स्क्रीनिंग हो सकती है, या आरटीआई में डिटेल लेना पड़ेगा। ओके सर। तो ऐसी आशा करते हैं कि ये डिटेल्स हमें मिल सकते हैं। और एक बिल्कुल जो बात मिलेगा। कही सर आपने, ये बात कही कि इस बार जो है जीडीपी के 6% जो है वो अलोकेट किया गया है ये नई शिक्षा नीति के लिए। मगर हमने देखा है पिछले बार जब 2013 और 14 का जो रेशो है, जो खर्चा शिक्षा पे हुआ है, वो 0.71% ऑफ जीडीपी हुआ है 2013-14 में। उसके अलावा 2018 और 19 में सिर्फ 0.54% जीडीपी एज कंपेयर टू जीडीपी, ओनली 0.45% इज बीइंग यूज्ड फॉर द एजुकेशनल पर्पस। और ये 1% से भी कम है, जीडीपी के 1% से भी कम खर्चा हो रहा है। फिर अगर हम लोग यहाँ पे 6% अगर जीडीपी का दे रहे हैं, तो उसका विनियोग जो है वो किस तरह से करेंगे? क्योंकि अभी तो फिलहाल एट प्रेजेंट 3% दिया गया है, मगर वो भी फुली यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो हम लोग 6% कैसे यूटिलाइज करेंगे? ये भी एक देखिए, चैलेंज। 6% होना चाहिए तो कोठारी कमीशन ने भी कहा था,
जी वे बैक आप 60s में जाएंगे तो कोठारी कमीशन का भी रिकमेंडेशन था। ये पॉलिसी कहती है कि 6% तक हमें जाना है, आज एलोकेशन नहीं हुआ है, आगे प्रोग्रेसिवली 6% तक जाएंगे, और ये नीति कहती है। और जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी हम पूरे देश का देखते हैं, तो जीडीपी में सेंटर का कितना पार्ट था और स्टेट्स का कितना था, दोनों को मिला के अगर एलोकेशन देखते हैं तो अभी लगभग जो है वो 3.5-4% से कम है अगर सेंटर और स्टेट्स को मिला है, यानी एडिशनल 2 से 2.5% जो है हमको बढ़ाना है इंडिया को। तो ये तो अभी इकोनॉमिक जो डाउनफॉल हुआ है तो उसमें तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई धीरे धीरे जो है हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज तो एलोकेशन नहीं हुआ पर आगे एलोकेट करने की बात की है इसमें। जी सर, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे जो स्किल बेस्ड एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है, खास करके 12 साल के बच्चों को भी स्किल बेस्ड अगर एजुकेशन दिया जाए तो वो ज्यादा सक्षम हो पाएंगे, ऐसा कहा गया है। मगर एक बात मुझे ऐसा लगता है सर कि एक बात हो सकती है कि जैसे अगर हम लोग 15 साल के उम्र के बच्चों को अगर स्किल बेस्ड एजुकेशन सिखाना चालू कर दिया तो जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लास है, जो फर्दर एजुकेशन नहीं ले सकता, वो लोग पैसे कमाने के लिए बचपन में ही वो स्किल बेस्ड एजुकेशन ले लेंगे और उनका जो फर्दर जो क्वालिफिकेशन लेना चाहिए था, जो हो सकता था कि उसी में से जो अभी वोकेशनल ट्रेनिंग लेकर के कुछ व्यवसाय में आ गया है, ऐसा ऐसा जो बच्चा है वो हो सकता है कि कल को कलेक्टर बने, कमिश्नर बने या साइंटिस्ट बने, वो जो है वो वहां पे ब्रेक हो रहा है। वो ये स्किल बेस्ड एजुकेशन ये देने के बिल्कुल वजह सही, से अभी हम वीकनेसेस में एंटर हो रहे हैं। जी ये जो सेकंड पार्ट है जो वीकनेसेस का, तो अभी देखिए ये नीति ये कहती है कि 2030 तक जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन है उसका टारगेट केवल 50% लिया है। अब देखिए अगर हम जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज को देखते हैं या जो डेवलप्ड कंट्रीज है या डेवलपिंग भी कंट्रीज है, सपोज हम चाइना को ले ले, साउथ कोरिया को ले ले, जापान को ले ले एशिया से, और अगर हम पूरे यूरोप की कंट्रीज को ले ले, अमेरिका को ले ले, कनाडा को ले ले, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को ले ले, तो सारे इन कंट्रीज में जिनको हम डेवलप्ड नेशंस बोलते हैं या डेवलपिंग बहुत ज्यादा जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, उसमें हायर एजुकेशन का परसेंटेज 70% से 95-96% तक हमको मिलता है। और हमारे यहाँ जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो कह रही है कि 2030 तक केवल 50% लोगों को हायर एजुकेशन में ले जाना है। अभी हायर एजुकेशन में 26% हमारे यहाँ सिनारियो है। दूसरा, वोकेशनल ट्रेनिंग की आपने बात की, वोकेशनल ट्रेनिंग को एज अ वन ऑफ द कंपल्सरी जो है वो सब्जेक्ट रहेगा, बट वो केवल पूरा वोकेशनल ट्रेनिंग की बात नहीं कर रही है। वन ऑफ द कंपल्सरी सब्जेक्ट हर विद्यार्थी को वोकेशनल आना चाहिए और उसके बाद जो है वो हायर एजुकेशन भी परस्यू कर सकता है। ऐसे दोनों जो चीजें इसके अंदर में मेंशन है, लेकिन हायर एजुकेशन को जो रेस्ट्रिक्ट किया गया है 2030 तक 50% के लिए, यहां पर एरर है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अभी भी हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होना चाहिए पूरी तरह से। ये बात ये एजुकेशन पॉलिसी जो है वो क्लियरली बोल नहीं रही है। अभी भी जो है लैंग्वेजेस को पढ़ाने की ज्यादा बात ये नीति कर रही है, यानी अगर इस नीति को अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि लैंग्वेजेस पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस है, नॉलेज पर एम्फेसिस नहीं है। मैं एक छोटा फॉर्मूला देता हूं आपको, IKTC यानी इंटेलिजेंस, नॉलेज, ये जो है दो इंपॉर्टेंट बातें, T यानी थिंकिंग एंड C यानी कैलकुलेशंस एंड कंप्यूटिंग। ये चार चीजें जब तक हमारे एजुकेशन में डेवलप नहीं होगी, हम एक साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल नेशन नहीं बन सकते। और साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल नेशन यदि हम नहीं बनेंगे तो जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में हमको जाना है, जैसे हमारे यहाँ भी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है अगर उसको हम देखें, यानी 15 साल से लेके तो 64 साल तक, तो उसकी जो पॉपुलेशन है लगभग 71-72 करोड़ हमारे यहाँ वर्किंग एज पॉपुलेशन है। हमको जो एम्प्लॉयमेंट देना है वो लगभग 52 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की जरूरत है अंडर एनी सिनारियो। लेकिन अभी हम जो है भारत के अंदर में, अगर मैं कोरोना का पीरियड माइनस भी कर लूं तो भी हम 45 करोड़ लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे थे। यानी हम बहुत सारा ऐसे पोजीशन में है, हमारे इकोनॉमी के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है कि अभी भी 5-6 करोड़ लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे। और अगर हमको फुल, अगर मान लीजिए चाइना अमेरिका से ज्यादा ग्रो करना है तो हमको 70 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा।
उसके लिए आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन जब तक नहीं होगा, फिर आप सोशल साइंसेज भी पढ़ाइए, ह्यूमैनिटीज भी पढ़ाइए, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन नहीं होगा, तब तक इंडिया जो है वो एक साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एंड डेवलप्ड एंड प्रॉस्परस कंट्री नहीं बन पाएगी, और हम पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जाने में हमको समय लगेगा, तो हम पिछड़ जाएंगे अमेरिका, चाइना और बाकी कंट्रीज से। यहाँ ये लूप होल है इससे पूरी नीति का। जी जी सर। दूसरा एक सवाल सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे जो एट प्रेजेंट जो शिक्षा नीति चल रही है, कोई भी शिक्षा नीति पूरी होने के पहले, यानी वो तो बाद में पता चलता है कि उसका सक्सेस रेट क्या है, तो क्या हम ये माना जाए कि ये जो नई शिक्षा नीति है इसकी जरूरत हमको इसलिए आ पड़ी है क्योंकि जो पुरानी जो शिक्षा नीति बनाई गई थी या इम्प्लीमेंट हुई थी वो कारगर साबित नहीं हुई? या सही में हमारी जो अभी देखिए वो सारी जो एजुकेशन पॉलिसीज थी वो 20th सेंचुरी की थी। अगर 20th सेंचुरी में भी अगर हम अपने एजुकेशन को अगर देखते हैं और अगर हम एजुकेशन इंडेक्स में इंडिया को देखें तो अभी भी हम 105 या 6 के ऊपर है एजुकेशन इंडेक्स में, यानी अभी भी हम जो 213 कंट्रीज एंड स्टेट्स में जो है वो हम जो है वो काफी पीछे है। तो इसलिए जो है ये जो वीकनेसेस आए हैं उन वीकनेसेस को रिमूव करने के लिए ये कमीशन बना और ये पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एजुकेशन विच इज रिक्वायर्ड इन द 21st सेंचुरी। मुझे लगता है कि वो पूरा विजन मिसिंग है इसके अंदर में। जो मैं बात कर रहा हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए, जो नॉलेज बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए, जो इनोवेशन बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए, यानी ये इक्विटी और इक्वालिटी के अलावा मैं बात कर रहा हूँ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जाना। देखिए अभी 2046 तक यानी 2050 तक मोटे तौर पर वी विल बी एंटरिंग, वी कैन एंटर पूरी ह्यूमैनिटी पोस्ट ह्यूमन एरा में एंटर हो सकती है या ट्रांस ह्यूमन एरा में एंटर हो सकती है या पोस्ट बायोलॉजिकल एरा में एंटर हो सकती है। द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कमिंग इन अ वेरी बिग वे, द रोल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी इज कमिंग इन अ वेरी बिग वे। जो इंसान को या तो कंप्यूटर रूल करेगा आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या इंसान में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाया जाएगा जिसको ट्रांस ह्यूमनिज्म या पोस्ट बायोलॉजिकल स्टेज बोली जाती है। वहां पर आपका पूरा मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मोड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएंगे। और चाइना, अमेरिका और बाकी कंट्रीज जो है इस लिहाज से अपने एजुकेशन को डेवलप कर रही है, वो पूरा विजन मिसिंग है हमारे इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो वो अगर विजन मिसिंग है तो उन्होंने अभी ये नए शिक्षा नीति में ये प्रावधान किया है कि उन्होंने कहा है कि ये कॉम्पिटेंसी रखने के लिए हम लोग 100 ऐसे जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज है और कॉलेजेस है उनको हम इंडिया में लेके आएंगे। और अभी इंडिया के जो बच्चे जो फॉरेन पढ़ने जाते हैं उनको फॉरेन जाने की जरूरत नहीं है, वो फॉरेन का एजुकेशन, फॉरेन यूनिवर्सिटी का जो भी सिलेबस है, जो भी एजुकेशन है, जो भी करना है वो हमें इंडिया में रहकर ही हम लोग कर पाएंगे। तो मुझे ये कहना है सर कि अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज यहाँ आती है, फॉरेन के कॉलेजेस यहाँ आती है, तो क्या हम इंडिया के शिक्षा को या अपने जो अभी के प्रेजेंट जो यूनिवर्सिटीज है, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, दिल्ली JNU है, अपने नागपुर की यूनिवर्सिटी और बाकी भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है, तो इस यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड अपने आप कम नहीं हो जाएगा? और अगर अपने आप कम हो जाएगा तो इंडियन यूनिवर्सिटी का नाम कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरी बात ये भी है सर इसमें कि जैसे ये जो सारे यूनिवर्सिटीज है और कॉलेजेस रहेंगे फॉरेन से आए हुए, उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी। ऑटोनॉमी दी जाएगी कि यानी सरकार का कंट्रोल कुछ ज्यादा रहेगा नहीं है। अगर सरकार का कंट्रोल नहीं रहेगा तो एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा, इकोनॉमी में यानी फॉरेन एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, वो कमर्शियलाइज हो जाएगा। तो ये क्या फॉरेन यूनिवर्सिटीज यहाँ पर लाना वो एक कमर्शियलाइजेशन का प्रकार है, ऐसा आप मानते हैं? नहीं, देखिए अगर हम इस नीति को अपेरेंटली देखते हैं तो वो तो ये बात कह रही है कि भाई प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन में नहीं होना चाहिए, और इसमें कुछ मिनिमम रेगुलेशंस ऑन गवर्निंग बॉडी वगैरह भी उन्होंने लाए हैं, पर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। एक पॉइंट को हमको समझने की जरूरत है कि अपेरेंटली तो वो कह रहे कि भाई हम प्राइवेटाइजेशन को नहीं होने देंगे, लेकिन गवर्निंग बॉडीज के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात उन्होंने की है। अब इसके लिए लॉ कैसा बनेगा वो हमको देखना पड़ेगा, अभी तो लॉ बना नहीं है उसके लिए। तो व्हाट टाइप ऑफ लॉ वुड बी फ्रेम्ड उसको जब हम देखेंगे तब उस पर बात कर पाएंगे। लेकिन मैं दो बातें कहूंगा, अगर फॉरेन की यूनिवर्सिटीज इंडिया में आ रही है
तो ये भारत के लिए अच्छा है, इसको वेलकम करना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात कहूंगा कि अगर हम हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में चले जाते हैं और मैकेले का एजुकेशन आया, उसके पहले महात्मा फुले जी के 50 साल पहले चार्ल्स ग्रांट इज द पायोनियर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। हम उनका नाम शायद इंडिया में बहुत लोगों को नहीं मालूम है। ऑब्जर्वेशन बुक उन्होंने लिखी थी और चार्ल्स ग्रांट ने यह लिखा कि भारत की सोसाइटी पीछे क्यों है, ये इग्नोरेंस में, सुपरस्टिशन में क्यों है, क्योंकि इनको साइंस एजुकेशन नहीं मालूम, इनको टेक्नोलॉजिकल, उस समय तो टेक्नोलॉजी नहीं थी पर टेक्निकल एजुकेशन नहीं मालूम, इनको लैंग्वेजेस इनकी डेवलप्ड नहीं है। और जब तक इनको साइंस का एजुकेशन नहीं दिया जाएगा और टेक्निकल एजुकेशन नहीं दिया जाएगा, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी तो टेक्निकल कहा जाता था, और जब तक इनको इंग्लिश और बाकी लैंग्वेजेस भी नहीं पढ़ाई जाएगी तब तक इनका नॉलेज डेवलप नहीं होगा। ये कन्विंस करने वाले चार्ल्स ग्रांट ब्रिटिश पार्लियामेंट को थे। उसके बाद में फिर लॉर्ड बेंटिक और मैकेले का जो एजुकेशन पॉलिसी आई, ये सारी बातें महात्मा फुले के 50 साल पहले हुई है। 1793 से लेकर 1800 तक का जो पीरियड है, उस पीरियड में चार्ल्स ग्रांट ने किया। तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया में आती है तो हमारे देश के लोगों को यहाँ उस तरह का हायर एजुकेशन लेने का मौका मिलेगा, प्रोवाइडेड उसका कमर्शियलाइजेशन ना हो। और पर्टिकुलरली SC ST OBC माइनॉरिटीज की बात करूं, DNTs की बात करूं, महिलाओं की बात करूं, तो अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी स्ट्रांग होना चाहिए इंडिया की। वो अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज क्या होगी, इस पर यह नीति क्लियरली बात नहीं कर रही, यहां वीकनेस है। जी सर। और हमारा कंपटीशन अगर हमारी यूनिवर्सिटीज का होगा, और हमारी यूनिवर्सिटीज के भी डेवलपमेंट की बहुत सारी बातें इसमें की गई है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात की गई है, उसकी टेक्निकल चीजों को इंप्रूव करने की बात की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की बात की गई, फैकल्टीज को इंप्रूव करने की बात की गई है। तो अगर ये सही बात है, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन होता है तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज से हमको फायदा होगा, क्योंकि एक हेल्दी कंपटीशन होगा और अपॉर्चुनिटी स्प्रेड होगी। पर कमर्शियलाइजेशन को जो है वो रोकना होगा और अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज को पॉजिटिव बनाना होगा। सर, आपने अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज की बात की है, तो उसके लिए जो रेगुलेटरी बॉडीज है वो भी कुछ बनाए गए हैं। जैसे कि एट प्रेजेंट हम देखते हैं कि यूजीसी है, AICTE जैसे जो संस्थाएं हैं जो एजुकेशन के ऊपर अपना कंट्रोल रखती है, पॉलिसी मेकिंग में कंट्रीब्यूशन करती है, उसको रेगुलेट करती है। मगर इस जो नई शिक्षा नीति में जो है वो मल्टी लेवल जो है रेगुलेटरी बॉडीज का प्रयोजन किया गया है। अगर मल्टी लेवल एंड मल्टी लेवल एंड मल्टीपल बॉडीज है तो इसका बुरा असर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर वो कोई जो प्रस्ताव है, कोई जो प्रोजेक्ट है, वो अगर बहुत ज्यादा स्क्रीनिंग होती है तो वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता, और बहुत ज्यादा इंटरफियरेंस है गवर्नमेंट का पॉलिसीज का और अलाउ करने के लिए, तो उसका भी असर ये होता है कि वो जो नई आइडियाज है उसको राह नहीं मिलती और आगे नहीं बढ़ सकता। तो क्या ऐसा संभावना है कि ये मल्टी लेवल जो रेगुलेटरी बॉडीज है उसका बुरा असर इस इम्प्लीमेंटेशन पे हो? नहीं, ये बहुत ज्यादा टास्क स्पेसिफिक बनाई गई है, ये स्पेशलाइज्ड बॉडीज है, स्पेशलाइज्ड कमिटीज और एजेंसीज है, और मैं समझता हूं कि ये एक तरह से अच्छा है। पर इसमें एक वीकनेस है जो जिस पर मैं फिर ध्यान लाना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है या बाकी जितनी ये बॉडीज है, वो डाइवर्सिटी का जो प्रिंसिपल है, जैसे आप देखिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 30 लोगों की बॉडी है जो डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर होगा। HRD मिनिस्ट्री का नाम अभी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो जाएगा, और जिसको जो है नेशनल एजुकेशन कमीशन यानी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ये अपेक्स बॉडी होगी। जो अभी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड था ऑफ एजुकेशन, उसके जगह राष्ट्रीय शिक्षा आयोग आएगा। UGC केवल फंडिंग एजेंसी रह जाएगी, उसके अंदर बाकी रेगुलेशंस का कोई जो है रोल नहीं रह जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा आयोग नॉन रिप्रेजेंटेटिव है। नॉन रिप्रेजेंटेटिव इसलिए है क्योंकि इसमें SC ST OBC और DTNT और माइनॉरिटीज का जो है, महिलाओं का और गांव के लोगों का और जंगल के लोगों का रिप्रेजेंटेशन का कोई प्रोविजन नहीं है। यहां तक के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो OBC और शेड्यूल्ड कास्ट की कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री है, नोडल मिनिस्ट्री है, या मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ये कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर्स का भी इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो यहां पर दिक्कत है। जो मैं अफर्मेटिव एक्शन और जो रिप्रेजेंटेशन और डाइवर्सिटी की बात कर रहा हूं, वहां पर जो है वो कंस्ट्रेंट है। ये नीति जो है वो भारत के जो बहुसंख्यक लोग हैं उनको जो है एक्सक्लूड कर रही है।
यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है हमें। सर एक सवाल हमारे जो मुख्य संगठक है बलदेव आडे सर, उनसे भी आपके लिए एक सवाल है। मैं चाहूंगा प्लीज बलदेव आडे सर आप भी कुछ सवाल आपके मन में जो है प्लीज वो पूछ वेलकम। सकते आज मैं फ्री हूँ, आपके लिए आप पूछ सकते हैं। सर सर जय भीम सर। सर आपने बोला कि वी शुड वेलकम फॉरेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया। मुझे ऐसा लगता है सर कि अभी भारत सरकार तो भारत के जो सरकार के जो लोग हैं वो सब जो अंडरटेकिंग्स है गवर्नमेंट के वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं और उसमें से प्राइवेटाइजेशन होने से आरक्षण तो खत्म हो जाएगा। आई थिंक फॉरेन यूनिवर्सिटीज विल बी रन बाय द concerned nations and they will not provide reservation to the backward classes, that is OBC. Of course. So sir, they will not provide reservation. तो क्या हो? हाँ तो आप देखिए फॉरेन की जो यूनिवर्सिटीज आएगी वो तो उनकी जो पॉलिसीज है उससे गवर्न रहेंगी, तो वो चाहे रिजर्वेशन या अफर्मेटिव एक्शन दे या न दे ये तो एक अलग इश्यू रहेगा। बट हम जो है अगर एक सेपरेट लॉ बनाया जा सकता है, अगर भारत सरकार चाहे तो, मान लीजिए अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार आती है तो मैं एक अलग से लॉ बना सकता हूं कि भाई जो भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज को परमिट कर रहे आ रही है उसमें मान लीजिए इतना इतना लोगों को आपको ये कम्युनिटी के लेना पड़ेगा और उसका बजटिंग जो है वो हम आपको पैसा देंगे, ऐसा लॉ बनाया जा सकता है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, वो बनाया जा सकता है। पर ये सरकार वैसा करने का जो है वो नियत नहीं रख रही है। पर केवल उस एक कारण के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज को भारत में नहीं आना चाहिए, ये हमारा सोच सही नहीं होगा। क्योंकि अगर हमको एडवांस एजुकेशन लेना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बाकी नॉलेजेस का, तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज का भारत में आना एक बड़ी अच्छी बात है। उसमें SC ST OBC DT&T माइनॉरिटीज का या गांव और जंगल के लोगों का कैसा रिप्रेजेंटेशन है, उसके लिए एक सेपरेट लॉ बनाने की जरूरत है। थैंक यू जी सर। और एक बात कही गई है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट टू एक्सपांड पब्लिक एजुकेशन, ये एक मैगजीन उन्होंने यहाँ पर पे दिया हुआ है। जैसे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो आजकल गवर्नमेंट अपने जो स्कीम लेके आती है जिसमें प्राइवेट जो लोग हैं वो भी पैसा डाल करके डेवलपमेंट का काम कर सके, तो एक इन्होंने PPP जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसके जगह एक वर्ड डाला हुआ है पब्लिक फिलांथ्रोपिक पार्टनरशिप। तो ये फिलांथ्रोपिक पार्टनरशिप यानी क्या समझा जाए, ये थोड़ा हमें समझने की जरूरत है। मान लीजिए जैसे प्रेम है, अगर उनका NGO के माध्यम से अगर वो एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं तो उनको भी जो है वो परमिशन मिलेगी कॉलेज या यूनिवर्सिटी खोलने की, और वो जैसे जो है एजुकेशन देंगे प्रॉफिट उसका मोटिव नहीं रहेगा, ऐसा इस नीति में उल्लेख है। तो अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज या चैरिटेबल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन में काम कर पाएंगे, ऐसा इन्होंने इसमें प्रोविजन किया है। तो प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ऐसा ही नीति क्लियर रहती है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे पेपर कहती है कि प्रॉफिट को हम डिस्कस करेंगे। सर आपका वायर हो सकता है लूज हुआ हो, थोड़ा वॉइस का जो है वो क्रैक हो रहा है, थोड़ा आप उसको अभी क्लियर आ रहा है? नहीं सर, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है अभी भी। क्लियर नहीं आ रहा है? हाँ नहीं नहीं आ रहा, नहीं अभी क्लियर नहीं आ रहा है? नहीं सर। ये एक मिनट मेंटेन कीजिएगा प्लीज। देखो इसमें कहीं दिक्कत है क्या? वॉइस उधर क्लियर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है क्लियर। ये फुल यहाँ से कुछ प्रॉब्लम है। हेलो, वायर में प्रॉब्लम है। अब वॉइस बिल्कुल नहीं आ रहा है? अभी ठीक है सर। आ रहा है सर। हाँ गुड 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 गुड। नहीं अभी आ रहा है? नहीं क्रैक हो रहा है सर, क्रैक हो रहा है। फिर क्रैक हो रहा है, यहाँ से देखो अभी। हाँ फिर बात कीजिए सर थोड़ा। हेलो हेलो हेलो। हाँ आवाज आ रहा है? हाँ बेटर है, पहले से बेटर है। मैडम ईयरफोन देखो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो फिलांथ्रोपिक यूनिवर्सिटीज और ऑर्गेनाइजेशन है वो यानी चैरिटेबल जो अगर कोई जैसे आजम के मैंने नाम दिया एनजीओ का, अगर वो करना अगर कोई करना चाहेगा एजुकेशन को तो उसको भी वो प्रमोट करेंगे विदाउट प्रॉफिट, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को भी। ऐसा इसमें जो है वो फिलांथ्रोपिक जो है वो उसका वर्ड यूज किया गया। सर मेरे ख्याल से आप थोड़ा वायर अगर निकाल ही ले तो शायद ज्यादा क्लियर आएगा आवाज, क्योंकि अभी भी अच्छा वायर निकाल के, अच्छा सुन नहीं वायर निकाल के देखिए। हाँ अब कैसे आवाज आ रहा है ये बताइए।
सॉरी नहीं नहीं नहीं, वो वहां से प्लग जो जैक है वही निकाल लीजिए वहां से, फोन से जैक ही निकाल। क्रैक आ रहा है सर अभी, फिर भी क्रैक आ रहा है तो कुछ और रीजन है फिर, क्योंकि अभी जो है हाँ कुछ और रीजन है, कुछ और रीजन है, शायद वो हो सकता है मोबाइल का कुछ रीजन। आप हैंड्स फ्री में ठीक है तो सर। देखते हैं हम लोग, कुछ हो सकता है कि वो मोबाइल का कुछ रीजन हो, मे बी। हाँ, आवाज तो आ रही है, हो सकता तब है तक आप प्रश्न लिखिए। सर। इसके बाद मैं चाहूंगा कि आप जो है इम्प्लीमेंटेशन इसका कैसा हो, इसमें क्या रुकावटें हैं और क्या चुनौतियां हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस पर आप थोड़ा सा हमें। ऑनलाइन कनेक्टेड, यस यस ऑनलाइन थोड़ा सा है ना, हो सकता है। आवाज नहीं आ रही। आवाज कैसे आ रहा है? हाँ आवाज आ रहा है सर। आवाज कैसे आ रहा है अभी? हाँ अभी ठीक है, नाउ इट इज क्लियर। अच्छा, क्लियर। हाँ सर। सो इम्प्लीमेंटेशन का बात जो है उसके जिसमें मैं बात करना चाहूंगा, और इसमें एक वीकनेस जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे और लगता है कि इसमें भाषाओं को प्रमोट करने का बहुत ज्यादा हो सकता है। ट्रेडिशन को, इंडियन वैल्यूज को, धर्म को, इसको प्रमोट करने की बात एजुकेशन पॉलिसी कर रही है, और इंग्लिश को जो है वो कहीं ना कहीं डिस्करेज कर रही है नीति। दैट इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक पॉइंट दैट वी शुड अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स। और कहीं ना कहीं संस्कृत को या जो क्लासिकल लैंग्वेजेस है उनको ज्यादा प्रमोट करने की बात कर रही है। India, you see, reflects the scenario of medium of instruction in the world, particularly at the secondary level and higher secondary level and the higher education level. तो इंडिया वर्ल्ड के अंदर में इंग्लिश का जो है, इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा डेवलप कर रहा है। अगर मैं एशिया की बात करूँ तो चाइना में आज 50 करोड़ जो विद्यार्थी वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं। एक समय था जब चाइना जो है वो केवल चाइनीज में एजुकेशन देता था, लेकिन 2000 के बाद जो है पॉलिसी जो है चाइना में, वहाँ जो है उन्होंने इंग्लिश मीडियम को जो है वो अपनी कंट्री में जो इंट्रोड्यूस किया। ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन में लेकिन इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया। जापान, हांगकांग, साउथ कोरिया, फिलीपाइंस, ये एशिया में जो है ज्यादा इंग्लिश को जो है एजुकेशन में देख रहे हैं। अगर हम अफ्रीका में चले जाए तो साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, ये जो कंट्रीज है ये जो है वो इंग्लिश को ज्यादा प्रमोट कर रही है। यूरोप में इंग्लैंड को छोड़ के जो बाकी कंट्रीज है वो भी इंग्लिश एजुकेशन को जो प्रमोट कर रही है। और अगर मैं मिडिल ईस्ट की बात करूँ, अरब वर्ल्ड की जो ज्यादातर इस्लामिक कंट्रीज है, वहां पर यूएई, सऊदी अरेबिया, कतार, इस तरह की कंट्रीज भी इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट कर रही है। अब यदि हम इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में 10% लोग ऑलरेडी इंग्लिश बोलने वाले हो गए हैं, और नेशनल कोर्स में भी एजुकेशन हमारे देश में चलेगा कोई है तो 2030 से 40% लोगों की सेकंड लैंग्वेज वुड बी इंग्लिश इन इंडिया। तो भारत के अंदर में इंग्लिश मीडियम को अगर एजुकेशन को प्रमोट नहीं करेंगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नॉलेज की जो बातें हैं वो इंडिया पीछे रह जाएगा। अभी साइंस के जितने वर्ड्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, वो सारे स्टैंडर्डाइज पूरे मीडिया को इंग्लिश के अंदर में, इकोनॉमिक्स के इंग्लिश के अंदर में है, ट्रेड के इंग्लिश के अंदर में है, एरोनॉटिक्स जो कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश के अंदर में है, एस्ट्रोनॉट्स का कम्युनिकेशन रशियन के अलावा सबसे मेजर इंग्लिश के अंदर में है। तो आप इंडिया इंग्लिश के ऊपर ध्यान नहीं देगा तो हम नॉलेज में पिछड़ जाएंगे। हम हमारे स्टेट लैंग्वेज को पढ़े, मातृभाषा को पढ़े, वो तो एक रहेगा, लेकिन अगर इंग्लिश को डिस्करेज करेंगे तो फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नॉलेज में इंडिया पीछे रह जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और संस्कृत जैसी लैंग्वेज जो 2011 के सेंसस के हिसाब से केवल 16,000 लोग बोलते हैं, अभी नया सेंसस आएगा तो 24-25,000 30,000 जो आंकड़ा आएगा आगे हम देखेंगे। और यदि मैं नॉलेज की बात करूं या टर्मिनोलॉजीज एंड वर्ड्स की बात करूं तो भारत की भाषाओं में पूरी संस्कृत वर्ल्ड लेवल का जो ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज को जब डिस्करेज करने की बात हो रही है इंग्लिश को,
ये मैं समझता हूँ कि फिर भारत को पीछे ले जाने की बात है इस एजुकेशन पॉलिसी। जी सर। सर मैं ये समझता हूँ कि जैसे अभी शिक्षा नीति जो है ये तो पूरी हो गई है, मगर उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी जो बनाया जाएगा, उसके साथ हमें ये सब जोड़ करके देखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ शिक्षा नीति ही जानकर अपना समाधान नहीं होगा। ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है ये भी किस तरह से बनाया जाता है, क्योंकि सारा कुछ जो है वो फ्रेमवर्क के ऊपर निर्भर रहेगा, क्योंकि वही इम्प्लीमेंट होगा। तो ये फ्रेमवर्क किस तरह का होना चाहिए, इस पर आपका कुछ रोशनी डाल सकते हैं सर? मेरा ये क्लियर बना है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। सर आपका, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, आपका आवाज फिर भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। क्लियर नहीं हुआ है अभी भी नहीं? अभी भी नहीं, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस है, क्लैरिटी नहीं है सर। अभी भी क्लियर नहीं है? हाँ अभी क्लियर है? नहीं है, इसको निकाल के देखिए, सबसे बेस्ट है। आवाज नहीं आई। नहीं सर म्यूट हो गए शायद आप। म्यूट हो गए क्या, देखो नहीं म्यूट नहीं है। हाँ ठीक है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ आ रही सर। हाँ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है बहुत बड़ा डिटेल सब्जेक्ट है, पर मैं मोटा ये कहना चाहूँगा कहीं फॉल्ट है, है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, मैथमेटिक्स का, इसमें जो है वो आपको प्राइमरी लेवल फर्स्ट स्टैंडर्ड से जो है, चाहे आप मेथड्स भी उसमें पेडागोजिकल मेथड्स आप इजी बना सकते हैं या इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। आजकल तो कंप्यूटर मॉडल्स का बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल टूल्स भी अवेलेबल है। साइंस टेक्नोलॉजी को और मैथमेटिक्स को ये पहला पार्ट है, इसको हमको बहुत ज्यादा अच्छे से फर्स्ट स्टैंडर्ड से इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है, अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेजेस को तो हम करेंगे, लेकिन लैंग्वेजेस को यदि हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे, देखिए लैंग्वेज का डेवलपमेंट मोस्टली 2 इयर्स तक होता है, पहला पार्ट जिसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है, फिर 7 इयर्स तक की जो है वो लैंग्वेज पढ़ता है बच्चा। तो अगर 3+5 का इसमें जो है 8 साल अगर हम देखें, तो पहले 8 साल में अगर लैंग्वेज को यदि हम इंग्लिश को इसमें एक्सक्लूड कर रहे हैं, मातृभाषा पढ़ा है तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर यदि इंग्लिश को अगर एक्सक्लूड कर रहे हैं तो बच्चा कभी भी जो है आगे जो साइंस टेक्नोलॉजी और नॉलेज का जो उसको डेवलपमेंट हो रहा है वो रुक जाएगा। तो पहला पार्ट मातृभाषा पढ़ाए, मराठी पढ़ाए, हिंदी पढ़ाए, तेलुगु तमिल पढ़ाए, आदिवासी भाषाओं को पढ़ाए, मुंडा से लेकर जो भी है वो क्षेत्र में, लेकिन इंग्लिश को चाहे मिनिमम लेवल पे क्यों ना हो लेकिन पढ़ाया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, साइंस टेक्नोलॉजी को, मैथमेटिक्स को, और मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री को, बिकॉज ज्योमेट्रिकल इन्वेंशंस है, अभी तो कंप्यूटर में ज्योमेट्रिकल मॉडल बहुत अच्छे से समझते हैं, वो जब तक नहीं होंगे तो जो हमारा एनालिटिकल ब्रेन है, वो एनालिटिकल ब्रेन जो है वो डेवलप नहीं होगा, केवल हमारा आर्टिस्टिक ब्रेन डेवलप होगा, एनालिटिकल ब्रेन डेवलप नहीं होगा। ये 2 फाउंडेशन है जिसको ध्यान में देने की जरूरत है, और किसी न किसी तरह का ह्यूमैनिटी डेवलप हो। मैं मॉडलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमको मॉडलिटी समझने से ज्यादा ह्यूमैनिटी को समझने हो, वो सिलेबस में जो है वो इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, यहाँ से वो शुरू होते होते आगे जाना चाहिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सारी जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छे सजेशंस आपके तरफ से आए, जो कि सही, जो बहुत अच्छे सजेशंस है, जिस मैं आशा करता हूं कि वो सारे कंसीडर होंगे। मगर आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कस्तूरी रंजन के जगह अगर विजय बस ब्रेक हुई है, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, उसको ये करो, उसका आवाज बढ़ा दो। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही क्या सर? हेलो सर, अभी आई है, आपकी आवाज आई है, उनकी आवाज। हाँ सर, हम सर अजय सर ये पूछना चाह रहे थे कि अभी ये कस्तूरी रंजन जो है, जिन्होंने ये जो ड्राफ्ट बनाया है, उसके जगह पे हमारे ऑनरेबल विजय मानकर साहब अगर होते तो वो कैसा ड्राफ्ट बनाते?
मैं ड्राफ्ट तो नहीं, पर अगर एपीआई की सरकार यदि बनती है तो मेरा ये लक्ष्य है कि 20 साल के अंदर इंडिया अमेरिका चाइना के बराबर आना चाहिए, उससे आगे जाना चाहिए, और साथ में मानवतावाद होना चाहिए हमारे कंट्री में और वर्ल्ड में। तो मेरा एजुकेशन का आउटलुक बहुत क्लियर है। मेरा एजुकेशन का आउटलुक क्लियर है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन इंडिया में होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, इंडियन लैंग्वेजेस पढ़े लेकिन इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, पॉइंट नंबर 2। ये इंपॉर्टेंट बात है। तीसरा, बजट को 6% नहीं, अगर जरूरत हो तो 8% तक ले जाकर भी जीडीपी का, जितनी शिक्षा में गरीब लोग हैं, पर्टिकुलरली जंगल और गांव के, और SC ST OBC और माइनॉरिटीज के, महिलाएं, गर्ल्स, इनके लिए जो है स्पेशल अफर्मेटिव एक्शन को लाकर जो है शिक्षा के अंदर में जो है पूरे 10-15 साल के अंदर में 90% तक हायर एजुकेशन तक ले जाने की जरूरत है इंडिया के अंदर में। और साथ में अफर्मेटिव एक्शन एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन मेजर्स, ताकि भेदभाव शिक्षा से समाप्त कर लिया जाए, ये करने की जरूरत है। और इसके साथ फिर हमारी जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, उसके साथ फिर इसको इंटीग्रेट किया जाए, ताकि एजुकेशन भी हो, नॉलेज डेवलप हो, ह्यूमैनिटी डेवलप हो, और साथ में जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देश में हो, और सारे लोगों का बगैर भेदभाव से जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर आए, और इंडिया एक प्रॉस्परस और डेवलप नेशन बने, जिसको मैं मोदवेड़ची गुणवाना कहता हूँ, एनलाइटेंड इंडिया कहता हूँ। वहां तक हम इसको ले जा सकते हैं। तो शॉर्ट में रिपीट करूंगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन with English medium instruction without ignoring the Indian languages, ये बेसिक होना चाहिए। फिर अफर्मेटिव एक्शन एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज होना चाहिए। बजट का 6% नहीं 8% अगर जरूरत हो तो वो भी उस पर जो है वो ले जाया जाना चाहिए। और 15 से 20 सालों के अंदर इंडिया को एक मॉडर्न और प्रॉस्परस और डेवलप नेशन बनाया जा सकता है, एक पीढ़ी के अंदर, 25 years। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत सारे पहलू पर बातचीत की, और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे सुनने वाले रहेंगे और जो है उनको आपको सुनकर बड़ा अच्छा लगा होगा, और ये जो नई शिक्षा नीति है उसके सारे पहलू जो है वो समझने में उनको आसानी हुई होगी, ताकि वो भी अपना जो विचार है वो आगे रख सके और उसको अच्छे से समझ सके। इसी नोट के साथ मैं ये चाहूंगा सर कि हमारे जो संविधान जागरूकता मंच के मुख्य संगठक बलदेव आडे सर है, वो आभार प्रदर्शन का कार्य करें। थैंक यू। आडे सर। हेलो सर। हाँ सर, ऐसे तो हम आपके जो भाषण है हम यूट्यूब पे देखते रहते हैं, लेकिन हमारी इच्छा ये थी कि संविधान जागरूकता मंच का जो हमारा ये मंच है, इस माध्यम से आपका एक भाषण हो, और हम सब हमारे इंग्लिश फोरम चलाते हैं, हम शिक्षक जनशक्ति चलाते हैं, हम ओबीसी वॉरियर्स मिशन चलाते हैं, हम संविधान जागरूकता मंच चलाते हैं। तो ये जितने हमारे नेटवर्क है, हमने सभी जिलों में हमारे संयोजक है, 36 जिलों के 36 संयोजक है जागरूकता मंच के, ओबीसी के हमारे 36 जागरूकता मंच के संयोजक है, हमारे व्हाट्सएप उतने ग्रुप है, 36 ग्रुप है, और बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक पेज है। ये सभी ग्रुपों पे हम सभी लोगों को हम ये आपका वीडियो भेजेंगे। ऐसा तो हम तो सुनते हैं, लेकिन अभी संविधान जागरूकता मंच के स्टेज से आपने जो भाषण दिया, हम बहुत बहुत आभारी है सर। हमारी इच्छा थी कि धीमंत मानकर साहब आए और हमें मार्गदर्शन करे। आपने बहुत बढ़िया मार्गदर्शन किया। अब हमने कुछ लिख के भी लिया था, उसका आर्टिकल भी हम बनाएंगे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सर, फिर से हम संविधान जागरूकता मंच का एक वेबिनार लेंगे, जिसमें सभी जिलों के हमारे संयोजक रहेंगे और सभी लोग रहेंगे। उसमें आप हमें संविधान पे मार्गदर्शन करिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।